90 का दशक। तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में ऐसा दरिंदा घूमता था जिसका नाम सुनते ही लोगों के होंठ सूख जाते और आंखों में सिर्फ मौत का साया नजर आता। वो दानव जिसने 2000 हाथियों को उनके दांतों की तस्करी के लिए मौत के घाट उतार दिया था। वो दरिंदा जिसने अपनी दूध मुई बच्ची की बलि चढ़ा दी थी ताकि उसकी रोती हुई आवाज को सुनते हुए पुलिस उस तक न पहुंच जाए। वो डकैत जिसने पुलिस अफसर को गिरफ्तार करके सरकार से 1000 करोड़ की फिरौती मांगी, 184 लोगों की हत्या की, जिसमें से अधिकतर पुलिस वाले और फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे, और जो पुलिस वालों के सर धड़ से अलग करके उनके साथ फुटबॉल खेला करता था। वो कोई फिल्म का विलन नहीं बल्कि था हकीकत का, जिसका नाम था वीरप्पन। भारत के इतिहास का सबसे खूंखार डकैत जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की पुलिस को चकमा देता रहा और 20 सालों में 6000 स्क्वायर किलोमीटर के जंगलों में अपना साम्राज्य फैला दिया। वीरप्पन की दहशत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने कन्नड़ सिनेमा के सबसे मशहूर अभिनेता राजकुमार को उन्हीं के घर से किडनैप कर लिया। देश भर में हड़कंप मच गया, सड़कों पर भीड़, संसद में सवाल और जंगल में हंसी उड़ाता वीरप्पन। जरा सोचिए, ऐसा डकैत जिसके सामने जंगल का शेर भी भीगी बिल्ली बन जाता, जो सरकार को अपनी उंगलियों पर नचाता, जिसने लाल चंदन और हाथियों के दांत की तस्करी करके हजारों करोड़ का अवैध साम्राज्य बना डाला था। लेकिन उसकी असल भूख थी तो सिर्फ लोगों की आंखों में मौत का डर देखना। उसी वीरप्पन को पकड़ने के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करके 20 सालों तक चली तलाश सिर्फ 20 मिनट में ही खत्म हो गई और आईपीएस ऑफिसर के विजय कुमार ने उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कैसे हुआ था वीरप्पन को मारने का ऑपरेशन कुकून, और 10 साल की उम्र में अपना पहला शिकार करने वाला वीरप्पन कैसे बना भारत का सबसे खूंखार डकैत, जिसका नाम सुनते ही दक्षिण भारत का बच्चा बच्चा कांप उठता था। जानेंगे इस रोचक वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। साल था 1952। तमिलनाडु के गोपीनाथम गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया कुसे मुनुसामी वीरप्पन। उसका बचपन भूख, गरीबी और जंगल के बीच बीता। घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी और पिता एक मामूली किसान थे। लेकिन उसका चाचा सलवाई गोंडर एक कुख्यात शिकारी और लाल चंदन का तस्कर था, जिसके साथ रहते हुए वीरप्पन ने छोटी उम्र में ही हथियार और बंदूकें चलाना सीख लिया और जंगल में शिकार करने निकल पड़ा। 10 साल की उम्र में उसने एक जंगली सुअर का शिकार किया और अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। उस समय दक्षिण भारत के जंगलों में हाथियों का शिकार करना आम बात थी। उन्हें मारकर उनके दांतों की तस्करी की जाती थी। शुरुआत में वीरप्पन ने भी अपने चाचा के लिए खूब हाथियों की जान ली। उसे हाथी के सिर के बीचों बीच गोली मारना खूब पसंद था। 15 साल की उम्र में वो एक कुख्यात शूटर बन गया और 17 साल की उम्र में उसने पहली बार किसी इंसान का कत्ल किया, जो एक फॉरेस्ट गार्ड था। 18 साल की उम्र में उसने अपने चाचा की गैंग छोड़ दी और अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमाने के लिए अपने उम्र के शिकारियों की गैंग ज्वाइन कर ली और उसके बाद से देखते ही देखते उस गैंग का वो सरदार बन गया। उसने पुलिस के मुखबिर, फॉरेस्ट ऑफिसर्स और अपने प्रतिद्वंदी तस्कर गिरोह को रास्ते से हटाना शुरू किया और हाथी के दांतों से लेकर चंदन की तस्करी को अलग लेवल पर ले गया। 1970 का दशक आते आते वीरप्पन जंगल का सबसे बड़ा किंगपिन बन चुका था। लेकिन पैसा या ताकत उसका मकसद नहीं था। उसकी असली प्यास थी डर। वो चाहता था कि उसका नाम सुनकर ही इंसान, जंगल के जानवर भी कांप जाएं, और ऐसा हुआ भी। एक वक्त ऐसा आया जब उसके नाम से बच्चे रुलाए जाते थे और पुलिस वालों की सांसें थम जाती थी। देखते ही देखते तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों के चप्पे चप्पे पर वीरप्पन का कंट्रोल हो गया। इस दौरान उसने अपनी गैंग में 100 से ज्यादा तस्करों को जोड़ लिया, जो कई दिनों तक तालाब और नदी के पास वाले इलाकों में छिपे रहते और जैसे ही कोई हाथी वहां पानी पीने आता उसे गोली मार देते। वीरप्पन ने करीब 2000 हाथियों को मरवा दिया, जिसकी वजह से वहां के जंगलों से हाथी विलुप्त होने लगे। अब पैसों की भूख में उसने चंदन की तस्करी और लोगों का अपहरण करना शुरू कर दिया और अब उसे पकड़ना बेहद जरूरी हो गया था। इसलिए कर्नाटक सरकार ने साल 1983 में अपने बेहद होनहार फॉरेस्ट अधिकारी पी श्रीनिवास को चामराजनगर में तैनात किया।
इस पूरे इलाके में वीरप्पन का कब्जा था और आए दिन उसका नाम मीडिया में सुर्खियों में रहता था। इसलिए पी श्रीनिवास वीरप्पन को पकड़ने के लिए इसी क्षेत्र में अपने खबियों का नेटवर्क बनाते हैं और 3 साल की कड़ी मेहनत और कई प्रयासों के बाद आखिरकार 1986 में उन्होंने वीरप्पन को पहली बार गिरफ्तार किया। पूछताछ के लिए उसे एक सीक्रेट फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रखा गया, जहां कई दिनों की पूछताछ के बाद पी श्रीनिवास ने कर्नाटक और तमिलनाडु में वीरप्पन के कई अड्डों पर छापे मारे और कई टन लाल चंदन को बरामद किया। इस बीच एक दिन वो ऐसी ही किसी रेड पर गए थे। तब वीरप्पन ने सुरक्षा कर्मियों से कहा उसके सर में तेज दर्द है, इसलिए उसे तेल दिया जाए जिसे वो अपने सर में लगा सके। मगर उसने वो तेल सिर में लगाने की बजाय अपने हाथों में लगाया। कुछ ही मिनटों में उसकी कलाइयां हथकड़ी से बाहर आ गई और वो पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला। मगर पी श्रीनिवास की गिरफ्त में आने से उसके अहंकार को गहरी चोट लगी थी, इसलिए उसने अपने रास्ते में आने वाली सभी फॉरेस्ट ऑफिसर्स को मारना शुरू कर दिया। इधर श्रीनिवास लगातार वीरप्पन के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उसके छोटे भाई अर्जुनन से गुप्त संपर्क बनाया ताकि शायद इस खूंखार डकैत को बिना खून खराबे के सरेंडर कराया जा सके। अर्जुनन ने एक दिन खबर भेजी कि वीरप्पन हथियार डालने को तैयार है, बस आप नाम दिल्ली की तरफ चलिए, वो आधे रास्ते में मिलेगा। श्रीनिवास को लगा कि आखिरकार सालों की मेहनत रंग लाने वाली है। उन्होंने अपनी टीम के कुछ भरोसेमंद अफसर लिए और जंगल के घने रास्ते की तरफ निकल पड़े। लेकिन रास्ता जितना गहरा होता गया, एक एक कर सभी लोग उनका साथ छोड़ते चले गए। आखिर में जब वे एक सुनसान तालाब के पास पहुंचे तो साथ में सिर्फ अर्जुनन ही बचा था। तालाब के पार कुछ झाड़ियों में हलचल हुई। अंधेरे धुंधले में कुछ परछाइयां हिली। तभी एक ऊंची हैंडल बार मूंछों वाला लंबा आदमी सामने आया। श्रीनिवास के चेहरे पर एक पल के लिए राहत आई। उन्हें लगा शायद आज वीरप्पन सच में हथियार डाल देगा, लेकिन अगले ही पल वो राहत डर में बदल गई। वीरप्पन की आंखों में नफरत झलक रही थी, उसके हाथों में राइफल चमक रही थी। श्रीनिवास कुछ समझ पाते उससे पहले ही गोली चल गई, जो सीधे उनके सीने को चीरते हुए आर पार निकल गई। मगर वीरप्पन के बदले की आग यही नहीं बुझी। उसने अपने लोगों को बुलाया और श्रीनिवास का सर धड़ से अलग कर दिया। कहते हैं उस रात वीरप्पन पी श्रीनिवास के सर को एक ट्रॉफी की तरह अपने घर ले गया, जहां उसने अपने गैंग मेंबर्स के साथ उस सिर से फुटबॉल खेली। ये सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि दक्षिण भारत की सरकार को एक चेतावनी थी कि जंगल अब वीरप्पन का है। जैसे जैसे वीरप्पन का रुतबा बढ़ा, उसकी दरिंदगी भी बढ़ने लगी और जिंदा रहने के लिए उसने जो किया वो हरकत हैवानियत की सभी हदें पार कर गई। तो साल था 1993। जंगलों के बीच वीरप्पन की पत्नी मुट्टुलक्ष्मी ने एक बच्ची को जन्म दिया। गैंग में अब 100 से ज्यादा सदस्य थे और पुलिस हर वक्त उनके पीछे लगी थी। उस नवजात की रोने की आवाज वीरप्पन के लिए खतरा बन सकती थी, क्योंकि घने जंगलों के बीच बच्चे की आवाज मीलों तक जाती है। इसी कारण एक बार वीरप्पन उसकी रोने की वजह से मुसीबत में फंस चुका था। इसलिए उसने अपनी बच्ची की आवाज को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। उसने बच्ची को संभालने वाली दाई की तरफ इशारा किया और अपनी ही बेटी का गला घोंटकर उसकी हत्या करवा दी। फिर कर्नाटक के मारी माडू इलाके में दफना दिया गया। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि उस शिशु का शव वाकई में कर्नाटक एसटीएफ के अधिकारियों को मिला था। वीरप्पन के आतंक के बढ़ने से पहले तमिलनाडु की जंगल पेट्रोल पुलिस में एक नाम बहुत मशहूर था, रैम्बो गोपाल कृष्णन। दिलचस्प बात यह है कि रैम्बो भी उसी वन्नियार जाति से आते थे जिससे वीरप्पन का जन्म हुआ था, और शायद यही वजह थी कि उनके बीच एक अघोषित व्यक्तिगत टकराव भी शुरू हो चुका था। 9 अप्रैल 1993 की सुबह तमिलनाडु के कोलाथपुर गांव में एक बड़ा बैनर मिला। उस पर वीरप्पन ने खुद रैम्बो के नाम भद्दी भद्दी गालियां लिखी थी और नीचे चुनौती, अगर दम है तो जंगल में आकर मुझे पकड़ कर दिखाओ। पूरा गांव उस बैनर के आगे जमा था। पुलिस में गुस्से की लहर दौड़ गई। रैम्बो ने बिना देर किए फैसला किया, इस खेल को आज ही खत्म करूंगा। उन्होंने तुरंत अपनी टीम तैयार की और वीरप्पन की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में जब उनकी जीप पलार पुल के पास खराब हो गई तो उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया और 2 सरकारी बसें मंगवाई। पहली बस में रैम्बो खुद बैठे, साथ में 15 मुखबिर, 4 पुलिस वाले और 2 वन गार्ड। दूसरी बस में इंस्पेक्टर अशोक कुमार अपनी टीम के साथ पीछे चल रहे थे। लेकिन जंगल के अंदर हर सरसराहट पर वीरप्पन की नजर थी। उसकी गैंग ने बसों के इंजन की आवाज दूर से ही सुन ली थी। उन्हें लगा कि रैम्बो जीप में होंगे, इसलिए थोड़ी देर के लिए वो सतर्क हुए। लेकिन वीरप्पन ने दूरबीन से देखा और पहचान लिया कि रैम्बो बस की फ्रंट सीट पर बैठे थे। बस के आगे बढ़ते ही वीरप्पन ने अपने साथी साइमन को इशारा किया
अब साइमन ने बारूदी सुरंग से जुड़ी 12 वोल्ट की कार बैटरी के तार जोड़ दिए। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका हुआ। 3000 डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा हुआ। बसों के नीचे की धरती दहली और पूरी बस हवा में उछल गई और पत्थरों, धातु और कटे फटे मांस के लोथड़े का मलबा 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर आ गिरा। वीरप्पन का खात्मा करने वाले आईपीएस ऑफिसर की विजय कुमार अपनी किताब वीरप्पन चेंजिंग द बिग ग्रांड में लिखते हैं। वो दृश्य इतना भयानक था कि दूर चट्टान की आड़ में बैठा वीरप्पन भी कांपने लगा। उसका पूरा शरीर पसीने से सराबोर हो गया। थोड़ी देर बाद जब इंस्पेक्टर अशोक कुमार वहां पहुंचे, उन्होंने 21 छत बिच्छत शवों को गिना। यह वीरप्पन का पहला बड़ा हिट था जिसने उसे पूरे भारत में कुख्यात कर दिया। फिर साल 2000 में वीरप्पन ने दक्षिण भारत के मशहूर अभिनेता राजकुमार का अपहरण कर लिया। वो 100 से अधिक दिनों तक वीरप्पन के चंगुल में रहे। इस दौरान उसने कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्य सरकारों को घुटनों पर ला दिया था। यहीं से शुरू हुई वीरप्पन के जीवन की उल्टी गिनती। साल था 2001, जून का महीना। सुबह के ठीक 11 बजे वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर की विजय कुमार अपने ऑफिस में बैठे हुए कुछ फाइलें देख रहे थे कि अचानक उनकी टेबल पर रखा फोन जोर से बज उठा। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हुआ, अम्मा। यह नाम उनके फोन में तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता के लिए सेव था। विजय कुमार ने कॉल उठाई। उधर से वही सख्त मगर संयमित आवाज गूंजी, हम आपको तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स का प्रमुख बना रहे हैं। इस चंदन तस्कर की समस्या बहुत बढ़ चुकी है। आपको आदेश कल तक मिल जाएंगे। यह वही क्षण था जब इतिहास ने करवट ली और दक्षिण भारत के सबसे डरावने डकैत वीरप्पन के अंत की गिनती शुरू हो गई। एसटीएफ की कमान संभालते ही विजय कुमार ने वीरप्पन पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्हें एक अहम सुराग मिला। वीरप्पन की एक आंख में तकलीफ थी। दरअसल अपनी मशहूर मूंछों में खिजाब लगाते समय कुछ बूंदें उसकी आंख में चली गई थी, जिससे संक्रमण हो गया था। विजय कुमार ने बताया कि वीरप्पन को बाहरी दुनिया से ऑडियो और वीडियो टेप भेजने का शौक था। एक वीडियो में हमने देखा कि वो एक कागज पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में तकलीफ थी। तभी हमें पहली बार लगा कि यही उसका वीक पॉइंट हो सकता है। इस सुराग को ध्यान में रखते हुए एसटीएफ ने एक साहसिक योजना बनाई। वीरप्पन को उसकी आंख के इलाज के बहाने जंगल से बाहर लाना था। उधर वीरप्पन को भी अपनी आंख की रोशनी जाने का डर सताने लगा और अब उसके लिए भी जंगल से बाहर निकलकर इलाज करवाना जरूरी बन गया। के विजय कुमार ने इस पल के लिए महीनों तक प्लानिंग की और एक जाल बिछाया जिसमें वीरप्पन फंसने वाला था। इसलिए एक विशेष एम्बुलेंस तैयार की गई जिस पर लिखा था एसकेएस हॉस्पिटल सालेम। इस एम्बुलेंस में एसटीएफ के 2 ऑफिसर, इंस्पेक्टर वेल्लई दुर्रई और ड्राइवर सर्वनन पहले से बैठाए गए। पुलिस के मुखबिरों को अपना साथी मानकर वीरप्पन इस जाल में फंस गया और अपनी योजना के मुताबिक उसने पहचान छिपाने के लिए सफेद कपड़े पहने और हैंडल बार मूंछों को कटाकर उस एम्बुलेंस में चढ़ गया। जैसी एम्बुलेंस तय स्थान पर पहुंची, सर्वनन ने अचानक इतनी जोर से ब्रेक मारी कि अंदर बैठे सभी लोग झटके से आगे गिर पड़े। बाहर तैनात विजय कुमार को सर्वनन की हाफती हुई वॉकी टॉकी की आवाज सुनाई दी, सर वीरप्पन एम्बुलेंस के अंदर है। उसी पल चारों ओर से घेरा कस दिया गया। विजय कुमार ने मेगाफोन से आखिरी चेतावनी दी, हथियार डाल दो, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। पर जवाब में पहली गोली वीरप्पन की तरफ से चली। बस फिर क्या था, एसटीएफ ने पलटवार किया और चारों दिशाओं से गोलियों की बौछार होने लगी। विजय कुमार ने अपनी AK-47 से पूरा ब्रस्ट एम्बुलेंस की ओर झोंक दिया। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका धुएं से भर गया। गोलियों की गूंज थमी तो सिर्फ सन्नाटा बाकी था। कुल 338 राउंड फायरिंग के बाद ऑपरेशन खत्म हुआ और 20 मिनट के भीतर वीरप्पन और उनके तीनों साथी ढेर हो चुके थे। ये था ऑपरेशन कोकून, जिसे भारतीय पुलिस इतिहास के सबसे सटीक और खतरनाक एनकाउंटर्स में से एक गिना जाता है। जब विजय कुमार एम्बुलेंस के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वीरप्पन को 2 गोलियां लगी हैं, लेकिन उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही थीं। अपनी मूंछों के बिना वो किसी आम इंसान जैसा दिख रहा था, मानो वो डर और आतंक का वही प्रतीक कभी रहा ही ना हो। वीरप्पन के मारे जाने की खबर पर एसटीएफ के जवानों को यकीन नहीं हुआ। जब सच समझ में आया तो उन्होंने अपने कमांडर विजय कुमार को कंधों पर उठा लिया। विजय कुमार तेज कदमों से पास के स्कूल की सीढ़ियों पर चढ़े और छत पर पहुंचे और जयललिता को फोन लगाया। सचिव शीला बालकृष्णन ने बताया, मैडम सोने चली गई हैं। विजय कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ख्याल है यह खबर सुनकर वो बहुत खुश होंगी। कुछ ही पलों में जयललिता की आवाज लाइन पर थी, क्या हुआ विजय? और विजय कुमार के शब्द इतिहास बन गए, मैम वी हैव गॉट हिम। जयललिता ने तुरंत कहा,
मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे इससे बड़ी खुशी की खबर कभी नहीं मिली। विजय कुमार ने फोन काटा और अपनी जीप की ओर बढ़े और पीछे मुड़कर उस एम्बुलेंस की तरफ देखा जिसकी नीली बत्ती अभी भी घूम रही थी। उन्होंने कहा, स्विच ऑफ कर दो। और जैसे ही नीली बत्ती बूझी, मानो पूरा जंगल एक साथ फुसफुसाया। मिशन पूरा हुआ। दोस्तों, भारत के सबसे खूंखार डकैत वीरप्पन को पकड़ने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने वाले पी श्रीनिवास और रैम्बो गोपालकृष्णन जैसे पुलिस ऑफिसर्स पर आपको गर्व है तो कमेंट बॉक्स में उनके सम्मान में 2 शब्द जरूर लिखिए। और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से 2 दशकों तक 2 राज्य के जंगल में रहने वाले इस डकैत को क्यों पकड़ नहीं पा रही थी पुलिस। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करके 11,111 लाइक्स जरूर करवा दीजिए। और ऐसी ही रोचक और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।